नमस्कार। नमस्कार सर, आप पूर्वांचल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया है वो क्या उचित था? किस चीज के बारे में पूछना चाहते हैं हरपाल जी? सर, ये किसान आंदोलन का जो 3 एसपी पे वापसी लिए गए हैं। अच्छा, 3 कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने वापस लिए उसके बारे में आप हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हरपाल जी आपको बताना चाहूंगा, मोदी सरकार तीनों ये कानून लेके आई थी, कृषि बिल। हाँ जी, ये वास्तव में किसानों के हित के लिए थे। हाँ जी, लेकिन विपक्षी दलों के दबाव में आकर के, हाँ जी, ठेकेदारों के दबाव में आकर के, हाँ जी, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के दबाव में आकर के जी, और कुछ विपक्षी तत्व या विपक्षी जो देश के दुश्मन है वो, हाँ जी, और विदेशी शक्तियां हाँ जी, नहीं चाहती कि हमारा देश तरक्की करे और किसानों को फायदा हो। जी। उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को, दलालों को, विपक्षी दलों को इतना पैसा दिया आंदोलन के लिए कि वह आंदोलन के नाम पर देश पर एक कलंक था। उन लोगों ने आंदोलन चलाया, 1 साल तक जनता को बंधक बनाए रखा, सरकारों को ब्लैकमेल किया, लाल किले जैसा एक कांड किया जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सरकार को ब्लैकमेल किया और 56 इंच की मोदी सरकार की गवर्नमेंट भी ब्लैकमेल हुई। ये शायद बीजेपी वाले भी मानेंगे और शायद मोदी साहब भी मानेंगे। ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तीनों कृषि कानून जो सरकार ने वापस लिए हैं वो किसानों के पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसे हैं, क्योंकि इन किसानों के कानूनों से किसानों को आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाला था। अगर नुकसान होना था तो केवल ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को, दलालों को, आड़तियों को और विपक्षी पार्टियों को था, जिन्होंने किसान खड़े कर रखे हैं। इस आंदोलन में किसानों से ज्यादा वो मजदूर थे जो 300 रुपए की दिहाड़ी पर किसानों के खेतों में कार्य करते थे। अर्थात सारा का सारा विनाश केंद्र सरकार ने किसानों के बिल वापस लेकर कर दिया और साथ ही साथ जितने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले थे, माफिया थे, उनको बहुत फायदा और उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन मोदी सरकार ने एक अच्छा कार्य भी किया। किसान आंदोलन के तहत कृषि कानून वापस लेने के बाद कि जो भी एमएसपी पर अपनी फसल बेचेगा उसे अपनी जमीन जायदाद के सारे कागज भी जमा कराने पड़ेंगे, कितने खेत में कितनी फसल हुई है। ये उन्हीं माफियाओं के मुंह पर, विपक्षी दलों के मुंह पर तमाचा था जो बहुत जोर से लगा और जिसकी गूंज शायद सालों तक इन लोगों को सुनाई देती रहेगी। आज और भी कई मुद्दे हैं देश के अंदर जो ज्वलनशील है। केंद्र सरकार ने एक अच्छा फार्मूला और अपनाया है कि किसानों की फसल बढ़ाने के लिए वो बीज, वो खाद फ्री में दे रही है, जिससे कि अनाज का उत्पादन हो, फसलों का उत्पादन हो, दलहन का उत्पादन हो, किसी भी चीज का उत्पादन है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और शायद हमारे देश का किसान जब सुखी होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा देश भी खुशहाल बनेगा। सर, जैसे कि अभी किसान लोग अपनी एक पार्टी बनाने का विचारधारा बना रहे हैं, जबकि देश के अंदर अपनी बहुत ही बड़ी पार्टी है, तो क्या ये उचित है? हरपाल जी, ये जो किसानों के 25 संगठन थे जिन्होंने हड़ताल की थी, इनमें से 22 संगठनों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा बनाई है क्रिसमस के दिन, अर्थात 25 दिसंबर 2021 में। ये मोर्चे ने जो राजनीतिक पार्टी बनाई है, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई कि किसानों का जो आंदोलन था वो लोक हित में या देश हित में नहीं था। एक तरफ किसानों का गवर्नमेंट, किसानों का बेड़ागर करना था, एक तरफ सरकार का जो छवि है विदेशों में हो चाहे देश में हो उसको धूमिल करना था, एक तरफ देशद्रोही कृत्य करना था, एक तरफ ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ाना था। अब इनकी मंशा साफ नजर आ गई जनता को कि इन्हें राजनीति में सुख भोगने की लालसा जाग उठी है। अर्थात इन्होंने एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बड़े लेवल पे, ताकि जनता इनको जान सके। और वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म इन्होंने जो 1 साल की हड़ताल की
उसमें इन्हें शायद प्राप्त हो गया हो, इन्हें ऐसा लगता है। लेकिन जनता बहुत बुद्धिमान है, उसे पता है कि ठग और चोरों की बारात है। इसलिए चाहे ये राजनीतिक पार्टी बनाए चाहे कुछ भी बनाए, लेकिन आने वाले समय में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। सर, पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की आगे रणनीति क्या है? हमारी रणनीति दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह ही है। आने वाले चुनावों में अपने अधिक से अधिक आदमी खड़े करें, और जो आदमी हमारे खड़े होकर के जीत के आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, देशद्रोहियों की नींद हराम हो जाएगी, नींद आनी बंद हो जाएगी। अगर नींद की गोलियां भी खाएंगे तभी शायद उनको नींद ना आए, सुख चैन खत्म हो जाएगा, देशभक्ति के अलावा उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा, और शायद ऐसे नाग जो विषैले थे, देश का नुकसान करने वाले थे, वो इस देशभक्ति के राग गाते नजर ना आए तो मुझे कहना। सर, इस समय देश के अंदर चुनाव का माहौल हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां जो है अपने उम्मीदवार खड़े करने की विचारधारा बना चुकी हैं, और कहीं ना कहीं वो खड़े कर भी रही हैं। उन उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। पूर्वांचल पार्टी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की, ऐसा क्या कारण? हरपाल जी, दिल्ली के चुनावों के जो नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसका होने थे लगभग फरवरी के आसपास। मुझे लगता है कि तीनों निगम जो है उनको खत्म करके सरकार एक निगम बनाने पर विचार कर रही है, तो शायद इसके चुनाव अक्टूबर नवंबर तक चले जाए, अक्टूबर 2022 या नवंबर 2022 तक। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में अगर बात करूं मैं, या मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में, या गोवा के चुनाव के बारे में बात करूं, तो कोविड-19 इतना फैलना शुरू हो गया है, माइक्रोन भी फैलना शुरू हो गया है कि बीमारियों के चलते मुझे लगता है शायद कर्फ्यू न लगाना पड़े सरकार को। तो इसलिए अभी हमने पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो खड़े होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा, चाहे गोवा विधानसभा, चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा, कैंडिडेट हमारे तैयार हैं, लेकिन हमने अभी उनका ऐलान नहीं किया है, क्योंकि स्थिति अगर एक जैसी हो जाती है और अनुकूल हो जाती है जनता के भी और उम्मीदवारों के लिए भी, तो हम लोग ईमानदार, साफ छवि के, स्वच्छ, निरपराधी, जिन्होंने किसी प्रकार का अपराध न किया हो, देशभक्त और देश की जनता के लिए कार्य करने वाले, उन्हीं उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे जो जनता के हर वायदे पर, हर बात पर खरा उतरे, 24 कैरेट के सोने की तरह। सर, जैसा भी आपने बताया कि 3 निगम जो है उनको भंग करके एक बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार को कुछ नुकसान होगा इससे? जनता को फायदा होगा। अब 3 निगमों के से नुकसान क्या हो रहा है कि अलग अलग निगम है, अलग अलग उनके बॉस हो गए, कार्य कोई कर नहीं पा रहा। कभी ये कहता फंड नहीं है, कभी दूसरा कहता फंड नहीं है, किसी का फंड ज्यादा है। तो वो जो समस्या है, फंड की समस्या है, तनख्वाह देने की समस्या है, वो सारी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव के कारण ऐसा नियम बनाने जा रही है कि तीनों निगमों की तनख्वाह जो सरकार आज राज्य सरकार को देती है, राज्य सरकार देती है निगम को, वो खत्म कर करके उपराज्यपाल के अकाउंट में वो पैसा जाया करेगा दिल्ली नगर निगम का, और उपराज्यपाल सीधी की सीधी तनख्वाह जो है जो भी सरकारी कर्मचारी है उनके खाते में डाल दिया करेंगे। इससे उन्हें समय पर तनख्वाह भी मिलेगी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे अध्यापक हो। तो ऐसा केंद्र सरकार करने जा रही है। ऐसा पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की थी और ये मांग हमारी पूरी हो गई है। तो इसके बाद नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको 4-4, 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, उन्हें समय पर तनख्वाह मिलेगी और उनके बाल बच्चे भी रोटी खाएंगे और काम भी करेंगे। धन्यवाद सर। सर, मैं एक चलते चलते आपसे एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आज देश के अंदर ओमिक्रॉन जो है फिर वो तीसरी लहर फैलने के कगार पे है, तो कहीं ना कहीं आप जनता को क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? मैं जनता को और देशवासियों को कहना चाहूंगा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मुंह पर मास्क अवश्य पहने, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ सैनिटाइजर से और साबुन से धोते रहें, हाथों को स्वच्छ रखें, और कोई भी फल खाने से पहले या सब्जी खाने से पहले आधे घंटे तक गर्म पानी में नमक डालकर उसको आधे घंटा डुबो के रखें, और जब उसके कीटाणु खत्म हो जाए आधे घंटे बाद उसको खाना शुरू करें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, क्योंकि इसमें कोई खुशी की बात नहीं कि हम लोग गले मिले। अगर कुछ समय के लिए बीमारी को खत्म करने के लिए हम एक दूसरे से थोड़ी दूरी भी बना के रखते हैं, तो शायद आने वाले समय में
लोग इससे बचेंगे और बीमारी जो है राक्षसी रूप जो धारण कर लिया था उसने, उससे बचने का यही कारण था कि हम लोगों ने उपाय किए। जनता भी हमारी जागरूक हो चुकी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए देश का भी ध्यान रखेंगे और देश की जनता का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन जितने भी हैं, जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर सभी कुछ है और सीमित मात्रा में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। उस जनसंख्या को कवर करने के लिए संसाधन अगर बीमारी फैलती है तो बहुत कम पड़ जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि संसाधन जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं उनका सदुपयोग करने के लिए आप अधिक से अधिक जितने भी जागरूक हो सकें, जितने नियमों का पालन कर सकें वो करें और अपनी जिंदगी में अमल में लाएं। सर, पिछली लहर आई थी, प्रथम लहर और दूसरी लहर, तो तीसरी लहर के लिए हमें आगे क्या करना चाहिए? तीसरी लहर मार्च के आसपास आनी शुरू होगी, 15 मार्च के बाद, क्योंकि पहली लहर भी मार्च के बाद ही आई थी, दूसरी लहर भी 15 मार्च के बाद आई थी और तीसरी लहर भी 15 मार्च के बाद जोरों से आएगी। उसके लिए खाली जो भी बताया मैंने आपको कि आप मुंह पे मास्क अवश्य पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बुखार हो तो पैरासीटामोल या क्रोसिन की गोली लें और अधिक से अधिक ज्यादा परेशानी हो, चेस्ट वगैरह परेशानी है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। हॉस्पिटल में भर्ती होने की बजाय आप अपने घर पर इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसे कोई कीटाणु नहीं है जिसका इलाज घर पे ना हो सकता हो। हॉस्पिटल में बेड भर जाते हैं, डॉक्टर कम पड़ जाते हैं, डॉक्टर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, संसाधन होते नहीं है, जिससे बीमारी फैल जाती है और लोगों की मरने की संख्या जो है बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो लोगों को अपनी जान बचानी है तो घर पर अपना इलाज कराएं, गर्म पानी पिए, गरारे करें बार बार। उसके बाद आपको जो है क्या नाम है, बुखार होने पर क्रोसिन की गोली लें, अर्थात बुखार चल रहे ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ खाते पीते रहे, भूखे पेट ना रहे। भूख लगी हो चाहे न लगी हो, घंटे आधे घंटे में कोई फ्रूट है, सेब है, केला है, संतरा है, जो भी आपको पसंद का फल है वो खाए। भूखा रहने से बीमारी ज्यादा आक्रमण करती है और बड़े राक्षस के रूप में आपके ऊपर हावी हो जाती है, जिससे मौत भी आ सकती है। तो मौत से बचाने के लिए, अपने आप को सुदृढ़ रखने के लिए आपको आवश्यक है इन नियमों का ध्यान रखें। धन्यवाद सर। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।